उससे आगे का जो प्रावधान है वह संबंधित है न्यायाधीशों के वेतन से। ठीक है, न्यायाधीशों के वेतन इत्यादि। अब इत्यादि क्यों शब्द लगाया वो आगे देखते हैं। सबसे पहले तो वेतन कितना होगा इसका उल्लेख कहां किया गया है? फिक्स है क्या कि इतने मिलेंगे न्यायाधीशों को? कौन निर्धारित करता है? संसद समय समय पर निर्धारित करती है न्यायाधीशों का वेतन। ठीक है, जितना भी बड़ा चढ़ा के संसद निर्धारित करे वो न्यायाधीशों का वेतन होता है। जैसे वर्तमान समय में एक बार मैंने तुमसे चर्चा भी की थी, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? 2,80,000 रुपये। और अन्य न्यायाधीशों का 2,50,000 रुपये। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होगा? 2,50,000 रुपये। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का है 2,80,000। ठीक है, तो 2,50,000 रुपये प्रति माह किसका है? मुख्य न्यायाधीश का वेतन। किसका? ठीक है, इसका निर्धारण किसने किया? संसद ने। इससे पहले 90,000 था। ठीक है, अभी कितना है? क्योंकि महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, मुद्रा की कीमत कम होती जाती है तो इनके खर्चे भी बढ़ते जाते हैं। उसी प्रकार 2,25,000 प्रति माह किसका वेतन? हाँ, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का। ठीक है, इसके अलावा जैसे सेवानिवृत्ति हो गई या रिटायर्ड हो गए वो, उसके बाद में क्या मिलती है? पेंशन। पेंशन कितनी मिलेगी? है जिस वेतन से वह सेवानिवृत्त हुआ है उसका 50%। ठीक है, जिस वेतन से वह रिटायर्ड हुआ है तो उसका कितना प्रतिशत है? 50%। ठीक है, और इसके अलावा उन्हें निशुल्क आवास, निशुल्क आवास, फोन निशुल्क, कार पर्सनल दी जाती है ना, परिवहन के लिए, आवागमन के लिए, ये सब क्या है? निशुल्क है न्यायाधीशों के लिए। ठीक है, इसलिए सब लगाया मैंने इत्यादि। ठीक है, क्या क्या चीजें? एक तो वेतन हो गया, कौन निर्धारित करता है इसको? संसद समय समय पर करती रहती है। जैसे 10-20 साल बाद में फिर बढ़ा देगी, फिर बढ़ा देगी। किसको देखते हुए? महंगाई को या मुद्रास्फीति को देखते हुए। बढ़ता ही वेतन सबका बढ़ता है, मजदूरों की मजदूरी बढ़ती है, तो ये तो महामहिम है एक तरीके से। इनका वेतन भी बढ़ता है समय के साथ साथ। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? 2,50,000 रुपये, मतलब 2.5 लाख रुपए। और अन्य न्यायाधीशों का 2,25,000 रुपये। पेंशन कितनी मिलती है? वेतन का 50%। मुख्य न्यायाधीश की पेंशन कितनी होगी प्रति माह? 1,25,000 रुपये। ठीक है, और इसके अलावा कौन कौन सी सुविधाएं है ना? और कार, करने कार ही बोला गया। हाँ, ठीक है, ये कहां मिलता है हमें?
अनुच्छेद 221 में। ठीक है, उसके बाद में न्यायाधीशों का स्थानांतरण या ट्रांसफर। न्यायाधीश भी ट्रांसफर हो सकते हैं एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में। ठीक है, कौन करेगा इनको ट्रांसफर? राष्ट्रपति। कैसे? राष्ट्रपति द्वारा। सीधा ही उठ के रात को सपना है राष्ट्रपति को, सुबह उठ के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को इधर उधर भगा रहा है। कर सकता है क्या ऐसा? नहीं, नहीं कर सकता। ठीक है, परामर्श लेना पड़ेगा इसको। किसका? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च जो न्यायालय है हमारा, उसके मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना होगा। किसको? राष्ट्रपति को। तब ही एक न्यायाधीश को दूसरे राज्य में जो उच्च न्यायालय अवस्थित है उसमें स्थानांतरित किया जा सकता है। हाँ, पहले ये स्टार्टिंग में व्यवस्था थी, पर बाद में कुछ किया गया। क्या उच्चतम न्यायालय का एकमात्र मुख्य न्यायाधीश ही परामर्श दे सकता है? बाद में इस व्यवस्था को परिवर्तित किया गया और बताया गया कि ये जो मुख्य न्यायाधीश है ये किन से परामर्श लेगा? ये भी किससे परामर्श लेगा? हाँ, 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों से। कौन? किसके? सुप्रीम कोर्ट के, सर्वोच्च न्यायालय। जो ये हमारे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, इन्हीं के न्यायालय में 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे जिनसे कौन परामर्श लेगा? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सबसे पहले काम तो कौन करता है? मेन राष्ट्रपति। ये किससे परामर्श लेगा? ये किससे लेगा फिर? और इसके अलावा 2 उच्च न्यायालय के चार तो हो गए सुप्रीम कोर्ट के अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, और 2 कौन? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन कौन से उच्च न्यायालय? जयपुर का। जैसे एक तो जहां से ट्रांसफर हो रहा है, एक तो वो न्यायालय हो गया, और एक जहां पर हो रहा है, एक वो न्यायालय हो गया। इन दोनों के जो उच्च न्यायालय हैं, इनके क्या मुख्य न्यायाधीशों से भी लेगा। तो कितने हो गए टोटल? 6। सबसे पहले काम तो कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किससे परामर्श लेगा? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। और उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वह किन से सलाह मशविरा करेगा? 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों से, उसके अतिरिक्त 2 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से। अब ये 2 उच्च न्यायालय कौन कौन से हैं? जहां से ट्रांसफर हो रहा है और जहां पर ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, जैसे राजस्थान उच्च न्यायालय से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में जा रहा है, तो किन 2 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श लिया जाएगा? एक तो राजस्थान का और एक मध्य प्रदेश का, जहां से और जहां पर। ठीक है, इस प्रकार से ये स्थानांतरण या ट्रांसफर की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इसका उल्लेख कहां मिलता है? अनुच्छेद 222। ठीक है, फिर उसके बाद में आती है बात
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, यानी अस्थायी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कहां पे? उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय चल रहा है ना अपना, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में। तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश क्या होगा? हाँ हाँ, जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, मुख्य न्यायाधीश क्या हो? अनुपस्थित हो। ठीक है। दूसरा, कार्य करने में असक्षम हो। पहली परिस्थिति क्या है? जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, निकल गए हो गए अवकाश लेकिन, और अत्यंत ही आवश्यकता पड़ रही है कार्रवाई के लिए, तो अनुपस्थित हो रहा तो कार्रवाई कैसे की जाए, कोई काम कैसे किया जाए, कई फॉर्मेलिटीज हैं, औपचारिकता है, वो मुख्य न्यायाधीश के बिना नहीं हो पाती है। तो ये अनुपस्थित हो तो क्या करेगा? एक तो इस स्थिति में। दूसरा, मुख्य न्यायाधीश कार्य करने में क्या हो? असक्षम हो, तो क्या होगा? हाँ, तब भी नियुक्त किया जाएगा। किस में से? उसी उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को जो वरिष्ठ हो अथवा कुछ विशिष्टता रखता हो। ठीक है, उसी न्यायाधीश को क्या किया जाएगा? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाएगा, अस्थायी रूप से। कैसे? अस्थायी रूप से, ना कि अस्थायी रूप से, टेम्पररी, ना कि परमानेंट। स्थायी रूप से नहीं। कैसे बनाया जाएगा? अस्थायी रूप से, क्योंकि हमारे जो मुख्य न्यायाधीश है वो कहां है अभी? अनुपस्थित हैं। अथवा दूसरी परिस्थिति क्या बनती है? दूसरी स्थिति क्या बनती है? कार्य करने में असक्षम हो, यानी कार्य नहीं हो रहा है उनसे, तो क्या किया जाएगा? राष्ट्रपति क्या करेगा? उसी न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश को, उसी न्यायालय के किसी न्यायाधीश को, ठीक है, क्या करेगा? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर देगा। किसको? किसी भी न्यायाधीश को, है ना? क्यों कर रहा है? हाँ, कौन करेगा ये? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति करेगा। किसको? उसी न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को। किन परिस्थितियों में? कार्य करने में असक्षम हो या असमर्थ हो, कार्य नहीं हो पा रहा है उससे, तो कार्य तो करना है ना। और न्यायालय तो ऐसी जगह है जहां पे अत्यधिक कार्यभार होता है, न्यायाधीश कम है और काम ज्यादा है, और न्याय निर्णय का कार्य कौन करता है? न्यायाधीश। संख्या में बहुत कम होते हैं। ठीक है, अभी लाखों केस पेंडिंग में चल रहे हैं। आगे और देखते हैं, इसका प्रावधान कहां मिलता है हमें? अनुच्छेद 223 में। ठीक है, तो तीन प्रावधान देखे हमने। सबसे पहला देखा न्यायाधीशों का वेतन कौन निर्धारित करता है? संसद समय समय पर। वर्तमान समय में मुख्य न्यायाधीश जो होता है उच्च न्यायालय का, उसका वेतन कितना है? 2,50,000 रुपए। और अन्य न्यायाधीशों का 2,25,000 रुपए। ठीक है, पेंशन कितनी मिलती है? वेतन का 50%। वेतन जो मिलता है वो कहां से मिलता है? राज्य की संचित निधि से। और पेंशन केंद्र की संचित निधि से। ठीक है,
कितनी मिलती है पेंशन? वेतन का 50%। और इसके अलावा कौन कौन सी सुविधाएं हैं? है ना? हाँ, इसके अलावा यात्रा भत्ता भी, जैसे ट्रेनों में टिकट करा के फ्री में देगी सरकार, कहीं जाना है दूसरे स्टेट में, कौन उठाएगी खर्चा? सरकार। ठीक है, ये कुछ फैसिलिटीज देखी हमने। फिर उसके बाद में न्यायाधीशों का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर। क्या होता है? क्या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का ट्रांसफर या स्थानांतरण होता है? आराम से होता है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे होता है? कौन करता है? पहले तो राष्ट्रपति। किसके परामर्श पर? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर। अब उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश जो है वह अकेला ही देता है कि राष्ट्रपति को परामर्श खुद के मन से? कौन कौन साथी होता है उसका परामर्श में? 4 तो सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, और 2 कौन कौन से उच्च न्यायालय जहां से स्थानांतरण हो रहा है और जहां पर स्थानांतरण किया जा रहा है। जहां से हो रहा है और जहां पर हो रहा है। स्थानांतरण होगा तो 2 जगह पे होगा। मार साहब होते थे ना हमारे, स्थानांतरण होता था मार साहब होगा, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में, वैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में। ठीक है, फिर अगला प्रावधान, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय में। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश क्या होता है? मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में उसके स्थान पर कार्य करता है। जब मुख्य न्यायाधीश स्थायी मुख्य न्यायाधीश नहीं होता है, स्थायी परमानेंट, ठीक है, उसके स्थान पर कौन आता है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, टेम्पररी, कुछ समय तक, जब तक कि कोई स्थायी प्रावधान ना हो जाए या स्थायी अरेंजमेंट ना हो जाए, तब तक कौन संभालेगा कार्य को? है ना, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। कहां से उठा के लाएंगे इसको? उसी न्यायालय में से, उसी न्यायालय में से किसी एक न्यायाधीश को चुन लिया जाएगा और कहा जाएगा आप मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश की भूमिका का निर्वहन कीजिए। फिर किन परिस्थितियों में होता है ऐसा? है ना, अनुपस्थित हो और एक कार्य करने में असक्षम हो। क्लियर है? ले लो स्क्रीनशॉट। अगला है अतिरिक्त एवं कार्यवाहक अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब वही बात, वहां पे क्या था? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। यहां पे क्या है? अतिरिक्त और कार्यवाहक अन्य न्यायाधीश। अब मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं रही, अब रही है बात अन्य न्यायाधीशों की। कब? जब अत्यधिक कार्यभार बढ़ गया हो। काम बहुत ज्यादा हो गया, उसे करने के लिए क्या?
अरे भाई काम हमारे पास बहुत ज्यादा है, मजदूर कम है, तो क्या करेंगे, मजदूर और बुलाएंगे। वैसे ये न्यायिक कार्य है, न्यायिक कार्य में केस बहुत ज्यादा बढ़ गए, पेंडिंग में चल रहे हैं, तो क्या करेंगे, केसों को निपटाने के लिए अतिरिक्त अतिरिक्त बुलाएंगे, एक्स्ट्रा एडिशनल बुलाएंगे, तब जाके हमारा काम निपटेगा। जैसे लावणी में करते हैं ना, लगता है 5-7 दिन बाद में बरसात आएगी, तो क्या करेंगे, आदमी ज्यादा लगा के जल्दी से निपटाएंगे, निकला के फ्री करके खराब ना हो। वैसे यहां पे भी क्या किया जाएगा, और न्यायाधीशों को अतिरिक्त, ठीक है, कार्यभार को कम करने के लिए। दूसरी स्थिति है, यदि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसी भी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया हो, तो क्या होगा, उसका पद वैसे खाली हो जाएगा। एक न्यायाधीश था, अन्य न्यायाधीश, उसको पकड़ के या तो उसी न्यायालय में या किसी अन्य उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का पद सौंप दिया गया, तो उस वह जो न्यायाधीश था उसका पद क्या हो गया, अब खाली हो गया। अब इस अवस्था में क्या किया जाए, ठीक है, जो भी उपयुक्त व्यक्ति होगा, जो योग्यता रखता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए, उसे क्या किया जाएगा, अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीश बना दिया जाएगा। ठीक है। तीसरी स्थिति वही अनुपस्थिति वाली, जब भी अनुपस्थित रहेंगे कोई न्यायाधीश, न्यायाधीश क्या हो, अनुपस्थित हो, कार्य स्थल पर ना आ पाए किसी कारणवश, ठीक है, तब भी क्या किया जाएगा, अतिरिक्त न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, ये प्रावधान में क्या मिलता है, 224। ठीक है, अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, वही राष्ट्रपति द्वारा। कितने साल के लिए, अधिकतम 2 वर्ष, 2 वर्ष से ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा कितने साल हो सकता है, 2 वर्ष, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, कम से कम कितना भी हो सकता है, जैसे अरेंजमेंट हुआ वैसे ही, है ना। बाकी ज्यादा से ज्यादा कितने साल, 2 साल। ठीक है, इसके बाद में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से क्या, कर्तव्य निर्वहन, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से कर्तव्य निर्वहन। जैसे हमने बोला था, एक न्यायाधीश की उच्चतम आयु अधिकतम आयु कितने वर्ष है, 62 साल। 62 साल बाद में क्या होगा, सेवानिवृत्त, रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद में मान लो यही परिस्थितियां वापस बन रही है, वही कार्यभार अत्यधिक बढ़ गया है, अच्छा, अनुभव इनके पास कूट कूट के भरा हुआ है ना। तो इन परिस्थितियों में अनुभव का लाभ लेने के लिए अनुभव का लाभ लेने के लिए या लेने हेतु क्या किया जाएगा, हाँ, इन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से निवेदन करेंगे, जबरदस्ती पकड़ के नहीं, घर पे बैठे आराम कर रहे हैं, चाय कॉफी पी रहे हैं,
पता चले भाई किडनैप करके न्यायालय में लिए और बोल रहे काम कर, है ना, उससे उनसे निवेदन किया जाएगा कि आप कर सकते हैं क्या, जबरदस्ती नहीं, तो उनसे क्या कर्तव्य निर्वहन के लिए निवेदन किया जा सकता है। ठीक है, कौन करेगा? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन करेगा? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसकी पूर्व स्वीकृति पर? किसकी पूर्व स्वीकृति पर? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति पर कौन करेगा? उच्च न्यायालय का, उसी उच्च न्यायालय का जिसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को लगाया जा रहा है, उसी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसकी पूर्व स्वीकृति पर? राष्ट्रपति की। क्या करेगा? सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को वापस कर्तव्य निर्वहन के लिए निवेदन या आवेदन करेगा। ये कहां मिलता है हमें उल्लेख? दो 224 क मौलिक रूप से यह संविधान में नहीं था प्रावधान, किंतु बाद में आयु कौन से संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ाई गई थी? है ना, हाँ, 15वें संविधान संशोधन 1963, है ना। ये प्रावधान कब जोड़ा गया? पंद्रहवें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश है वो कार्यभार बढ़ने की अवस्था में, ठीक है, अथवा उनका अनुभव का लाभ लेने के लिए पुनः कर्तव्य निर्वहन के लिए निवेदन या आवेदन किया जा सकता है उनसे। किसके द्वारा? मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। किसकी पूर्व स्वीकृति के बाद में? राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति का मतलब निवेदन करने से पहले ही राष्ट्रपति से पूछा जाता है कि महामहिम हम ये काम कर सकते हैं क्या, तो राष्ट्रपति स्वीकृति देगा, उसके बाद में ही ये अंदर एंटर हो सकते हैं उच्च न्यायालय के कार्य के लिए। अच्छा, इसमें और इसमें वेतन, सुविधाएं, भत्ते सब कुछ किसके समान मिलेगी? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान। ये न्यायाधीश है क्या असलियत में? काम तो कर रहा है, पर सुविधाएं, वेतन, भत्ते कैसे मिलेंगे? न्यायाधीशों के समान। ये अतिरिक्त और कार्यवाहक है, कोई गारंटी नहीं है आगे कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, पर पद पर रहते हुए उसे वेतन भत्ते कौन से मिलेंगे? जो अन्य न्यायाधीशों को मिल रहे थे ना, वही इन्हें मिलेंगे पूर्ण सुरक्षा के साथ, ठीक है, या पूर्ण सुरक्षा के साथ। क्लियर है? किसमें ये प्रावधान? 224 कब आया ये? 15वें संविधान संशोधन द्वारा 1963 में। अब देखते हैं हम उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार यानी वह क्षेत्र जिस पर उच्च न्यायालय का अधिकार है। कैसे? कोई जियोग्राफिकल एरिया की बात कर रहा है क्या, या भौगोलिक क्षेत्र की बात कर रहा है, या कार्य क्षेत्र की बात कर रहा है? कार्य क्षेत्र की, ठीक है। ऐसे कार्य जिन पर उच्च न्यायालय का अधिकार है, ठीक है। इसमें 2 प्रकार के देखते हैं हम पहले स्टार्टिंग में, प्रारंभिक और मौलिक रूप से। पहला है
प्रारंभिक एवं अत्यांतिक। सबसे पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, और दूसरा होता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। ठीक है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से या क्षेत्राधिकार से तात्पर्य यह है कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें हमें किसी और न्यायालय में जाने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधे ही उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, और उन पर सुनवाई करने का अधिकार भी किसका होता है? केवल उच्च न्यायालय का ही। इसीलिए उन्हें क्या कहा गया है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्राइमरी और सेकेंडरी जो होता है ना, प्राथमिक या प्रारंभिक क्या होता है? अरे भाई तुम सबसे पहले 8वीं तक पढ़ते हो तो कौन से लेवल के स्कूल में जाते हो? प्राथमिक या प्रारंभिक, फिर उसके बाद में माध्यमिक, फिर उसके बाद में उच्च माध्यमिक, या सीधे माध्यमिक या उच्च माध्यमिक में चले गए, या इतने से थे तभी बैग देके तुम्हें आंगनबाड़ी से हटा के सीधे कॉलेज में भेज दिया गया? कॉलेज में गए ना, तो पहले क्या पढ़ा तुमने? प्रारंभिक। तो जा सकते थे क्या प्रारंभिक शिक्षा के अलावा तुम और कहीं पे? ठीक है। तो वैसे यहां पे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, इससे तात्पर्य क्या है? प्रारंभ में या प्रथम रूप से कहां पे जाएगा व्यक्ति, और प्रथम या प्रारंभिक सुनवाई करने का अधिकार किसे प्राप्त है? केवल उच्च न्यायालय को। ऐसा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के लिए बोला गया है। जैसे कुछ मामले हैं, यदि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, पहला मामला क्या है? यदि मौलिक अधिकारों का नहीं दिख रहा, इसको ऊपर ले लेंगे। तो प्रथम या प्रारंभ वाला मामला कौन सा है? पहला, यदि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो इस पर हम सीधे कहां जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जाएंगे। कहां जाएंगे? सीधे ही उच्च न्यायालय में। हम मौलिक अधिकार से तुम सब सुपरिचित हो। 6 मौलिक अधिकार थे, कौन कौन से थे? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो हम क्या करेंगे? सीधे उच्च न्यायालय में जाएंगे। इसके अलावा राजस्व एवं उसके संग्रहण से संबंधित मामलों को लेकर भी हम कहां जा सकते हैं? सीधे ही प्रारंभिक रूप से उच्च न्यायालय में। केवल कहां जाएंगे? उच्च न्यायालय में। इसके अलावा सांसद और विधायक के निर्वाचन से या चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा करने के लिए हम कहां जाएंगे? केवल उच्च न्यायालय में, प्रारंभिक रूप से। तो ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है उच्च न्यायालय का। इसके अलावा हम किसी अन्य न्यायालय में नहीं जा सकते, उच्चतम में भी नहीं और ना ही अधीनस्थ में। कहां जाएंगे? है ना, हाई कोर्ट में। क्योंकि अगर हमें उच्चतम न्यायालय में जाना है तो 134 के अनुसार प्रमाण पत्र कौन देगा हमें? अनुच्छेद 134 के अनुसार उच्च न्यायालय ही प्रमाण पत्र देगा आगे जाने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है उच्च न्यायालय का? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से क्या समझे?
प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से क्या समझे? क्या मतलब होता है प्रारंभिक, प्राथमिक या प्राइमरी? क्या मतलब है इसका? क्षेत्र प्लस अधिकार। क्षेत्र यानी एरिया। कौन सा एरिया? कार्य वाला, वर्क एरिया है ना, कार्य क्षेत्र। कौन कौन से कार्य हैं या कार्यों के क्षेत्र हैं जिनके मामले में केवल उच्च न्यायालय में ही जाया जा सकता है? सीधे ही देखो कैसे, ये मामले, 3 मामले तुमने याद कर लिए, कोई बात नहीं। इसने इसको चांटा मार दिया, इसने इसको चांटा मार दिया, या मनीषा ने तुम सबको मार दिया, क्या होगा? तुम सीधे उच्च न्यायालय में जाओगे। दूदू कोर्ट है ना, ठीक है। इसने तुझसे पैसे लिए, दे नहीं रहा या दे नहीं रही, तो वहां नहीं, यहां पे। पर इन मामलों में कहां जाएंगे? उच्च न्यायालय में। क्लियर है? अब समझ में आया प्रारंभिक या प्राथमिक क्षेत्र अधिकार? नहीं आया? आ गया? क्या होता है प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार? कौन कौन से 3 मामले बताए मैंने जिनमें केवल उच्च न्यायालय में जाया जा सकता है? हाँ, फिर ये तो हो गया इसका प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार। दूसरा क्षेत्र अधिकार है माथा खा गया है, किसी ने कुछ ऐसा बोला क्या? नहीं दिख रहा? ये ऊपर वाला प्रावधान मिटा देते हैं। दूसरा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बाद में अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपील क्या होती है? अपील करना। कैसे करते हो अपील? घर वालों ने लौकी की सब्जी बना दी, या बना रहे हैं तुम्हारे सामने, लौकी काट रहे हैं बैठ के मम्मी, तुम क्या करोगे? उस निर्णय के विरुद्ध अपील करोगे, लौकी नहीं बनाना आज प्लीज, है? मांग करना नहीं, मांग तो हम स्टार्टिंग में कर रहे थे, जैसे 4 बजते ही हमने बोला आज तो छोले भटूरे आलू छोले की सब्जी बनानी है, पर मम्मी क्या लेके बैठ गई? लौकी साफ कर रही है बैठी बैठी, है ना, वो तुम्हारे अरमानों को साफ कर रही है। फिर जैसे बनाने निर्णय ले लिया मम्मी जी ने, लेके बैठ के काट रही है, छील रही है। अब तुम क्या बोलोगे पास जाके? मम्मी प्लीज अभी भी रोक दो, ये विनाश लीला अभी भी रोक दो। ये सब्जी बनाना विनाश लीला है तो लौकी की, डिजास्टर होता है ना तुम्हारी लाइफ में, उस दिन तो जा पड़ी, खाना ही नहीं खाएंगे, सत्याग्रह आंदोलन है ना। तो तुम बार बार क्या बोलोगे? आलू छोला, आलू छोला है ना? क्या तुम, हाँ, कुछ निवेदन के साथ फोर्स कर रहे हो, यही क्या है तुम्हारी अपील। मेरी अपील है प्लीज ये मत बनाओ, ये बना लो। पर मम्मी माने तो माने, उनके सविवेक पर निर्भर करता है, ये सविवेक शक्ति है ना मम्मी की, है ना। हाँ, माने तो माने, नहीं तो नहीं माने। पर तुम्हारा काम क्या है? अपील करना। तुमने कर लिया, ठीक है। यही है अपीलीय क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय का। किनके विरुद्ध? अधीनस्थ
न्यायालयों एवं स्वयं के अहम मामलों के विरुद्ध। दो जगह अपील सुनता है उच्च न्यायालय, एक तो अधीनस्थ यानी जिला न्यायालयों के विरुद्ध, और दूसरा स्वयं के अहम मामलों के विरुद्ध। स्वयं के अहम मामलों के विरुद्ध मतलब, एक तो देखो हमारे एडीजी कोर्ट ने कोई निर्णय सुनाया, हम अपील कर सकते हैं उच्च न्यायालय में जाके इसके निर्णय के विरुद्ध, है ना। हाँ भाई, कुछ भूलवश जांच गहन नहीं हो पाई और हमें दंडित कर दिया गया, ठीक है। जैसे हमारे पास गाड़ी के कागज सारे पड़े थे, फिर भी हमारा चालान काट दिया गया, तो हम क्या करेंगे, या गाड़ी को जब्त कर लिया गया, तो क्या यहाँ के न्यायालय ने क्या निर्णय सुना दिया, बिना जांच के, ढंग से जांच नहीं की और हमें दोषी ठहरा दिया और जब्त कर लिया सब कुछ। हम क्या करेंगे, उस गाड़ी को बचाने के लिए उच्च न्यायालय की ओर रुख करेंगे। हमारे पास कागजी कार्रवाई पूर्ण है और हम वैध तरीके से चला रहे थे उसे, तो क्या करेंगे, हम उच्च न्यायालय में जाएंगे, उच्च न्यायालय में जाके अपील करेंगे, किसके विरुद्ध, अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध, ठीक है। अब अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध हमने अपील कर दी, उच्च न्यायालय में बैठे न्याय जज साहब ने क्या बोला, नहीं तुम ही गलत थे। न्यायाधीश ने भी कुछ भूलवश या जांच की कमी के कारण या साक्ष्यों के अभाव में क्या बोला, तुम गलत थे और अधीनस्थ न्यायालय सही था, तो ये क्या हो गया, उसका भी निर्णय हो गया, स्वयं का मामला। तो दो चीजों के विरुद्ध, फिर अब उच्च न्यायालय के विरुद्ध उच्च न्यायालय कैसे अपील सुनेगा, उच्च न्यायालय के विरुद्ध उच्च न्यायालय कैसे अपील सुनेगा। जैसे स्वयं का मामला, इसमें एक या सिंगल बेंच, एकल पीठ ने यानी एक न्यायाधीश ने निर्णय सुनाया था, सिंगल बेंच, ठीक है, ने निर्णय सुनाया था एकल पीठ ने यानी एक न्यायाधीश ने, तो हम उस एक न्यायाधीश के या एकल पीठ के निर्णय के विरुद्ध कहां पर अपील कर सकते हैं, उसी न्यायालय में, डबल बेंच में, है ना, जिसमें दो या दो से अधिक न्यायाधीश बैठेंगे। पहले किसने सुनाया निर्णय, एक ने, उसके निर्णय से हम संतुष्ट नहीं, हम दोबारा अपील करेंगे उच्च न्यायालय में ही, वापस ठोकेंगे। अब की बार कौन सुनेंगे, दो या दो से अधिक न्यायाधीश, ठीक है। तो इन दो के विरुद्ध अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है किसको, उच्च न्यायालय को। किन किन के विरुद्ध, एक तो अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध और एक स्वयं के मामलों के, अहम मामलों के विरुद्ध, जिसमें जो भी मुजरिम है या प्रतिवादी है, अभियोगी है, वे सब क्या है, असंतुष्ट हैं, तो वे अपील दायर कर सकते हैं। किन किन दो के विरुद्ध, हाँ ये दो इसके क्षेत्राधिकार है, कौन कौन से, प्रारंभिक और अपीलीय क्षेत्राधिकार, किसके, उच्च न्यायालय के, ठीक है। कहां मिलता है ये प्रावधान हमें, 225 अनुच्छेद 225 में इसका उल्लेख मिलता है, ध्यान रखना है ना। फिर उसके बाद में कई मामलों में रिट जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 226, ये वहां नहीं लिखवा पाए थे हम संवैधानिक उपचारों के अधिकार में, यहां पे देख लेंगे, कोई बात नहीं। कितने प्रकार की रिटें थी, सबको पता है, कब जारी की जाती है, हाँ एक तो सबसे चीज बड़ी, मौलिक अधिकारों के हनन का जब प्रश्न हो, ठीक है, या अतिक्रमण हो। पर ध्यान रखना, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, तुम्हें बताया भी था, लिखाया भी था, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों न्यायालयों में से किसको अधिक मामलों पर रिट जारी करने की शक्ति है,
उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को ज्यादा शक्तियां प्राप्त है, क्योंकि मौलिक अधिकारों के हनन पर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों रिट जारी कर सकते हैं। पर इसके अलावा, इस प्रश्न के अलावा भी उच्च न्यायालय अन्य प्रावधानों के लिए भी रिट जारी कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के हनन पर। अच्छा, संसद सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को बढ़ा सकती है, ऐसा नहीं है कि भाई हमेशा के लिए बंद कर दिया सिस्टम ही। संसद शक्ति बढ़ा सकती है सुप्रीम कोर्ट की भी, कि सुप्रीम कोर्ट भी अन्य मामलों पर रिट जारी करे। ठीक है, तो कौन कौन सी थी? बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, क्या मतलब था इसका? सशरीर प्रस्तुत करें, किसको? जिस पर भी वाद चल रहा है या जो गायब है। और दूसरा उत्प्रेषण, उत्प्रेषण से मतलब हाँ, अपने पास मंगवा सकते हैं मामले को। फिर प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, रोकना, निषेध करना। फिर परमादेश, परम आदेश, हम आदेश देते हैं। अधिकार पृच्छा, अधिकार पूछना, किस वारंट या प्राधिकार के तहत आपने यह कार्य किया, जो आपने कार्य किया, और जो कार्य आपका था वो क्यों नहीं किया। ठीक है, ये कुछ कार्य या शक्तियां हैं उच्च न्यायालय की। कौन कौन सी रिटें हैं? सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। ठीक है, फिर उत्प्रेषण, फिर प्रतिषेध, फिर परमादेश, और अंततः अधिकार रक्षा। इनके अतिरिक्त भी उच्च न्यायालय अन्य प्रयोजन के लिए रिटें जारी कर सकता है। ठीक है, पर सुप्रीम कोर्ट यही तक सीमित है। संसद बढ़ा सकती है उसकी शक्ति को, ऐसा नहीं कि भाई बंद डिब्बे में डाल दिया गया इस प्रावधान को। संसद सुप्रीम कोर्ट की भी शक्ति को बढ़ा सकती है। किस, कौन सी शक्ति को? रिट जारी करने की। तो आज हमने क्या क्या देखा, प्रारंभ से रिपीट करते हैं। सबसे पहले देखा हमने न्यायाधीशों का वेतन भत्ते और सुविधाएं। क्या क्या थी? कितनी सैलरी थी मुख्य न्यायाधीश की? 2,50,000 रुपए, और अन्य न्यायाधीशों की 2,25,000 रुपए। ठीक है, कहां से मिलती है वेतन? कहां से मिलता है इनको? राज्य की संचित निधि से। पेंशन क्या थी? वेतन का 50%। अच्छा, कौन निर्धारण करता है इसका? संसद। ठीक है, ये प्रावधान हो गया हमारा वेतन भत्ते इत्यादि सुविधाएं। ठीक है, उसके बाद में न्यायाधीशों का स्थानांतरण राष्ट्रपति द्वारा, किसके परामर्श पर? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और मुख्य न्यायाधीश किससे परामर्श लेगा? 4 अन्य उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से। और फिर उसके अतिरिक्त 2 और कौन थे? 2 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश। कौन कौन से उच्च न्यायालय थे वो? जहां से और जहां पर स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में कौन सा प्रावधान था? मुख्य कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति। किसको नियुक्त किया जा सकता है? उसी न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, फिर कब किया जाता है उसको नियुक्त? जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, कार्य करने में असक्षम हो। इन परिस्थितियों में मुख्य कार्यकारी या कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। उसके अतिरिक्त अगला प्रावधान, ये तो हो गया मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक। अब जो तीनों प्रकार के न्यायाधीश देखे ना आज हमने, एक तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, और एक कार्यवाहक अन्य न्यायाधीश, और एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश। फिर दूसरा है हमारा अतिरिक्त कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति कब की जाती है? कार्यभार अधिक हो जाता है और
हाँ, पद खाली हो गया मतलब। फिर अनुपस्थित हो एक, तो एक कार्यभार बढ़ गया और एक किसी न्यायाधीश को पकड़ के मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। इन तीन परिस्थितियों में क्या होगा? अतिरिक्त कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। कितने साल के लिए? अधिकतम 2 साल के लिए। कहां था यह प्रावधान? अनुच्छेद 223 नहीं, 23 में तो हमारे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। 24 में। अब अगला जो न्यायाधीश का प्रकार था वो था सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 है ना, सेवानिवृत्त। हाँ, कब बुलाया जाता है उनको? हाँ, किसके निवेदन पर? किस स्वीकृति से? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रिटायर्ड जस्टिस को बुला सकता है, जजेज को बुला सकता है काम करने के लिए। निवेदन करेगा या जबरदस्ती बुलाएगा? निवेदन ही कर सकता है। ठीक है। फिर कहां था यह प्रावधान? हाँ, 15वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा लाया गया। ठीक है, पर 224 का। फिर आगे बात करते हैं हम उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। कौन कौन से 2 क्षेत्राधिकार थे? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और अपीलीय क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से क्या तात्पर्य है? केवल उच्च न्यायालय में ही जाया जा सकता है। एक दो और है, पर वो 3 या 4 उच्च न्यायालय को प्राप्त है। मद्रास यानी चेन्नई, कलकत्ता, मुंबई और दिल्ली। ये 4 उच्च न्यायालय थोड़ी विशिष्ट शक्तियां रखते हैं, पर हमें नॉर्मल वे में राजस्थान का उच्च न्यायालय है। तो इन मामलों में कौन कौन से 3 मामलों में? मौलिक अधिकारों को हनन हो तो, और फिर राजस्व। क्या होता है राजस्व? रेवेन्यू। राजस्व अथवा रेवेन्यू सरकार की कमाई को क्या बोलते हैं? राजस्व। और संग्रहण यानी उसको इकट्ठा करना। ठीक है, उनसे संबंधित मामले, सरकार की कमाई और उसके संग्रहण से संबंधित मामलों को लेकर भी हम कहा जा सकते हैं सीधे। और तीसरी चीज है, किन 2 व्यक्तित्वों के निर्वाचन से संबंधित है? सांसद और विधायक। सांसद किसे कहते हैं? संसद के सदस्यों को। संसद में कौन से 2 सदन है? हाँ, तो उनके सदस्यों को क्या कहा जाएगा? सांसद। फिर उसके अलावा विधायक किसे कहते हैं? एमएलए और एमएलसी दोनों विधायक ही है। ठीक है, तो इनके निर्वाचन से संबंधित मामलों को लेकर भी हम कहा जा सकते हैं सीधे ही। ठीक है, 3 मामले ध्यान रखना। ये क्या है उच्च न्यायालय का? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। दूसरा क्षेत्राधिकार अपीलीय क्षेत्र। किस किस के विरुद्ध अपील? अधीनस्थ न्यायालय और स्वयं के सिंगल बेंच अहम मामले में सुनवाई की जा चुकी है, उससे यदि असंतुष्ट है कोई पक्ष तो क्या करेगा? अपील। ठीक है, फिर मामला कौन से बेंच में जाएगा? डबल बेंच में। 2 या 2 से अधिक न्यायाधीश उसमें बैठेंगे। ठीक है, फिर कई मामलों में रिट जारी करने की शक्ति कौन से न्यायालय को प्राप्त है?